टाइम के इधर उधर और टाइम के पार जा पाने का क्या मतलब है? समय की एक धारा प्रवाह है एक समय, है ना। तो धारा प्रवाह के पार चले जाना, है ना। धारा प्रवाह के पार क्या चीजें हैं कि भाई आज से 10,000 साल पहले किसी ऋषि ने कोई ज्ञान दिया था, कोई वेद दिया था, उसको समझ लेना। पहली बात तो तमस आती है शरीर में सोने के लिए, सोना शरीर के लिए, अस्तित्व के लिए जरूरी है। नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे कुछ दिनों में, है ना। तो सोना तो जरूरी है। अब उस वक्त प्राण शक्ति कम हो जाती है, नहीं प्राण शक्ति कम नहीं हो जाती, प्राण शक्ति सोते वक्त बढ़ जाती है। माँ से क्या मांगना चाहते हैं? माँ तो देने वाली बैठी है। आप उनके तामसिक स्वरूप से मांगना चाहते हैं, आप उनके राजसिक स्वरूप से मांगना चाहते हैं कुछ, या उसी शक्ति के उसी माँ के सात्विक स्वरूप से कुछ मांगना चाहते हैं। नमस्ते, जय शिवाय। आशा करते हो आप लोगों को ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ रहे होंगे। और प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग, अच्छे से क्लियरली प्रश्न लिख दिया करिए, जिससे कि योगिनी जी को प्रश्न उठाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोग बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिख देते हैं, प्रश्न क्या है वो नहीं समझ में आता उतना। तो ठीक से जितना अच्छे से आप प्रश्न पूछेंगे, उत्तर भी उसी ढंग से मिलेगा, उतना ही क्लियर क्वेश्चन होगा। अगर हमारी समझ में क्वेश्चन ठीक से आएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा ठीक से। और जो आप लोग हैं सभी लोग, वो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करिए। आपने अविद्या का जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है इस जन्म में, वो ज़्यादा महंगा महंगा पड़ रहा है आपको। इसमें कोई आपका कुछ जाएगा नहीं इसको सब्सक्राइब करने से चैनल को। तो अविद्या का सब्सक्रिप्शन आपका हट जाए, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बताइए योगिनी जी, आज क्या पी रहे हैं आप? आज स्मूदी भी है, अच्छा, समाधि मैं भी तो है और पानी पी बहुत रहा सारे हूँ। प्रश्न हैं। चलिए, पूछिए प्रश्न। ठीक है, किसी का प्रश्न है कि क्या वशीकरण को अनलॉक किया जा सकता है जैसे अनलॉक का क्या सम्मोहन मतलब है? को किया? अब मुझे अनलॉक नहीं पता है। मतलब हटा सकते हैं क्या तोड़ तोड़ वशीकरण सकते को? हैं। आई थिंक राइट। हाँ, अनलॉक का मतलब होता है खोलना वशीकरण को। हाँ, खोलना, खोला जा हाँ। सकता है, तो तोड़ा जा सकता है वशीकरण को, बाकायदा तोड़ा जा सकता है। और तोड़ने के लिए कोई दूसरे लोग भी प्रयास कर सकते हैं। हाँ, अब वो कोई भी आत्मा अगर वशीकरण में फंसी है, कोई भी व्यक्ति अगर वशीकरण में फंसा है, तो वो उसकी अपनी ही भी कमजोरियां हैं उसके अंदर, है ना। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी नीचे गिर जाएगी, तो आपको हर आता जाता वायरस बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, है ना। नहीं तो कोई वशीकरण हमें किसी को इतनी आसानी से थोड़ी किसी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है। किसी कमज़ोर आत्मा के ऊपर, किसी ऐसी आत्मा के ऊपर ही वशीकरण किया जा सकता है ना। तो वशीकरण हुआ है तो भाई उसमें उनकी भी कमी है जिनके ऊपर हुआ है। तो आप आज तोड़ देंगे, छुड़ा देंगे, तो उनमें सद्बुद्धि आ जाएगी, उस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा वशीकरण में नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ, तो तोड़ने के स्वरूप में पूछा जाए तो तोड़ा जा सकता है, जैसे लगाया जा सकता है ऐसे तोड़ा भी जा सकता है किसी भी चीज़ को, सम्मोहन को, वशीकरण को, सभी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है माँ कि टाइम के इधर उधर और टाइम के पार जा पाने का क्या मतलब है? टाइम के पार देखिए, अभी सब चीज़ें जो भी आप सोचते हैं, वो आपकी आपकी आपका पहली बात तो शरीर टाइम के अंदर है, टाइम और स्पेस के अंदर है ना। तो उसका मतलब है कि आप पहले बच्चे थे, फिर अभी आपकी जो उम्र है वो है, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, है ना। आप अस्तित्व में शरीर लिया आपने, फिर लिया, तो ये सब टाइम के अंदर चल रहा है ना। एक कोई टाइम था ना जब आप पैदा हुए थे, कुछ कुछ समय था, कुछ कुछ कॉस्मिक शक्तियाँ, तारे सितारे ग्रह सब किसी एक तरीके से अरेंज थे जब आप पैदा हुए, फिर उस हिसाब से समय चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो समय की एक धारा प्रवाह है एक समय, है ना। तो धारा प्रवाह के पार चले जाना, है ना। धारा प्रवाह के पार क्या चीज़ें हैं कि भाई आज से 10,000 साल पहले किसी ऋषि ने कोई ज्ञान दिया था, कोई वेद दिया था, उसको समझ लेना, है ना। टाइम के पार जाना है। लेकिन अभी तक लोगों की सोच सिर्फ कहाँ तक, सोचने बैठते हैं तो सोच कहाँ तक जा सकती है, विचारधारा कहाँ तक जा सकती है? पास्ट में जा सकती है, प्रेजेंट में जा सकती है, फ्यूचर में जा सकती है। अब कोई ऐसा ज्ञान जो शाश्वत हो, वो आपके अस्तित्व, हर चीज़ जो अस्तित्व से जुड़ी है वो शाश्वत है, मतलब कि वो खुद ही समय के परे है। परमात्मा भी समय के परे है, आत्मा खुद भी समय के परे है। लेकिन आत्मा जिस तरह से अस्तित्व में आती है,
उसका अस्तित्व समय के परे नहीं होता, अस्तित्व समय से बंधा बंधा होता है। चाहे फिर वो कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर, या जानवर, पशु पक्षी, या पेड़ पौधा, पत्थर, या मनुष्य, कुछ भी बन जाए, या राक्षस, या सांप, कुछ भी, कोई भी चीज़ बन जाओ, तो वो अस्तित्व के, आत्मा का सारा अस्तित्व समय के अंदर है। जब आप खुद आत्मा हो जाते हैं, समाधि लगाते जाते हैं, गहरे ध्यान की अवस्था में उतरते हैं, वो समय के पार जाना है। क्यों? कि उस वक्त आपको पता नहीं होता कि मेरा अस्तित्व कहाँ है, क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। अस्तित्व के पार आप तब भी चले जाते हैं जब आप बहुत गहरी वाली नींद में होते हैं, तब आप सिर्फ आत्मा हो जाते हैं। न इंद्रियां होती हैं उस वक्त कि वो ये भी परसीव कर पाएँ कि आपको पता नहीं चलता सोते वक्त कि आप कहाँ सोए थे, क्या, कौन से बेड पे, कौन से घर के अंदर, और कहाँ पे सो रहे हैं, क्या पहन के सो रहे हैं, या कमरे में कोई अगरबत्ती जल रही है तो कहाँ, कोई सा भी इंद्री काम नहीं कर रही होती। इंद्रियों का अभाव होता है ना, और हर चीज़ का अभाव होता है, तो उस समय के पार जाना है। लेकिन वो ऐसा समय, सोते वक्त समय के पार जाना है, एक ऐसा पार जाना है कि आपकी चेतना इतनी भी जागृत नहीं रहती उस वक्त कि आपको पता चल पाए कि आप समय के पार हैं। लेकिन योगी हैं, सन्यासी है, गहरे ध्यान में जाते हैं या समाधि में जाते हैं, तो तब वो जो समय के पार जाते हैं, अब तब भी उनको अस्तित्व का भान नहीं होता बिल्कुल भी, है ना। अस्तित्व का अभाव होता है, उनके खुद के अस्तित्व का अभाव होता है उस अवस्था में। लेकिन तब चेतना पूरी तरह से प्रबल होती है, और उस अभाव के भाव को, अभाव का ज्ञान हो रहा होता है ना। नहीं तो सोते में क्या है, अभाव का ज्ञान नहीं है। क्या हट गया, क्या कम हो गया, किस चीज़ का अभाव हो गया अस्तित्व का, उसका ज्ञान आत्मा को नहीं है। लेकिन चेतन अवस्था में जब जाते हैं तो अभाव का भी ज्ञान होता है। तो ये अभाव में चले जाना, समय के पार चले जाना है, अपने अस्तित्व के परे चले जाना, जो कि आप नहीं हैं उससे दूर हट जाना। मैं इसी के कनेक्शन में एक दूसरा क्वेश्चन है। तो सोते समय शरीर में तमस हावी होता है, इसलिए प्राण शक्ति कम हो जाती है, और इसलिए हम उतना चेतन नहीं रह पाते हैं रात को। क्या यह सही है गुरुजी? नहीं, पहली बात तो तमस आती है शरीर में सोने के लिए, सोना शरीर के लिए, अस्तित्व के लिए जरूरी है। नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे कुछ दिनों में, है ना। तो सोना तो जरूरी है। अब उस वक्त प्राण शक्ति कम हो जाती है? नहीं, प्राण शक्ति कम नहीं हो जाती, प्राण शक्ति सोते वक्त बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है सोते वक्त प्राण शक्ति? क्योंकि आपका दिमाग, आपका शरीर जितना काम कर रहा होता है दिन भर में, है ना। आप जब अपनी जागृत अवस्था में रहते हो तो कितने सारे काम कर रहे होते हो, तो उस वक्त तो डेफिनेटली इतने काम करोगे तो प्राण शक्ति जाएगी ही जाएगी। दिमाग के काम भी कर रहे होते हो कि आज यहाँ जाना था, आज ये करना था, आज ये सामान लाना था, ये बिल पे करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था। कितने काम चल रहे, तो प्राण शक्ति का नाश हुए जा रहा है, नाश हुए जा रहा है ना, का प्राण शक्ति बार बार। और सांस तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ इतने सारे काम हो रहे हैं, तो प्राण शक्ति का ज़्यादा वो हो रहा है। सोते वक्त क्या है, शरीर स्थिर है, चल तो नहीं रहे सोते में आप। तो जो सोने की पहली अवस्था है जिसके अंदर आप स्वप्न नहीं देख रहे, वो सबसे शांत, सबसे अच्छी एक वो अवस्था है। तो शरीर शांत हुआ, प्राण शक्ति थोड़ी कम यूज़ होना शुरू हुई, सांस अब भी उतनी ही चल रही है। आप दिन में जगते वक्त भी 15, 16, 20 जो भी आपकी सांस का लेने का वो था, इनहेल एक्सेल का जो भी काउंट था 1 मिनट के अंदर, कि आपने 15 बार सांस ली या 20 बार सांस ली, जो भी आपका 25 बार सांस ली, जो भी आपने बना रखा है अपना, आपका अस्तित्व जैसा भी चल रहा है इस वक्त, तो उतनी सांस ले रहे थे। लेकिन काम इतना सारा था फिजिकली करने के लिए और मेंटली करने के लिए। रात को क्या है, सांस तो अभी भी उतनी ही चल रही है ना, और गहरी हो चुकी है बल्कि सांस, तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और काम कर नहीं रहे तो खर्च नहीं हो रही। अब कोई आदमी खतरनाक, भयानक, डरावना सपना देख रहा है, अब फिर काम यहाँ से सूक्ष्म रूप से काम शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली शरीर से ज़्यादा, शरीर से किए हुए कामों से प्राण शक्ति का इन कंपैरिजन फिर भी कम नाश होता है। मेंटली किए हुए कामों से शरीर की शक्ति का, प्राण शक्ति का और भी ज़्यादा नाश होता है। लेकिन अगर कोई जागते वक्त या सपना देखते वक्त नीचे की लोअर वृत्तिज के प्रभाव में आ जाए, कि उसके पीछे शेर भाग रहा था सपने में, भूत भाग रहे थे सपने में, कोई मारकूट हो रही थी सपने के अंदर, और बेचारा आदमी डर के मारे भागे जा रहा है वो इंसान, तो भय की वृत्ति में आए, या किसी को वो खुद ही मार रहा था तो द्वेष की वृत्ति में आए, या किसी के साथ प्यार दिखा रहा था, अति का कुछ चल रहा था तो आसक्ति की, अटैचमेंट की
उसमें आए, वृत्ति में आए, राग की वृत्ति में आए। तो ऐसी वृत्तियों में के सपने अगर हैं तो प्राण शक्ति का भयंकर नाश सपने की ड्यूरेशन में हो रहा है ना। अब सपना कितनी देर देखता है, आजकल मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दिया। हार्डली आपने 1.5 घंटे में कुछ सपने देखे होंगे, 1.5 ही घंटा लगता है। 8 घंटे की अगर स्लीप मान लें तो 1.5 घंटे आपका इंद्रियां फंक्शनल थी, अंदरूनी रूप से फंक्शनल थी। सपना देखते हो, सुनते हो, भागते दौड़ते हो, उसमें जो भी कुछ करते हो, तो वो सब कुछ आपको समझ में आया। उस वक्त आपकी प्राण शक्ति का नाश होता ही होता है। क्यों? डर रहे थे। और शरीर भी उसी तरह का रिएक्शन दिखाता है, उसी तरह के हार्मोन क्रिएट करता है। शरीर में एक अजीब सी वो आ जाती है, अगर आप सपने में कोई आदमी डरावना सपना देख रहा है तो शरीर की अवस्था बदल जाती है उसकी। शरीर में एक अजीब सी न्यूरोलॉजिकल टाइटनेस आ जाती है। तो इसका मतलब शरीर स्ट्रेस में आया है ना। तो पहाड़ चढ़ रहा था, थक जा रहा है, थका हुआ आदमी है, तो एक्चुअली शरीर थक जाता है। सुबह थका थका उठेगा। अगर कोई एक आदमी सपने में कल रात को पहाड़ चढ़ा होगा तो सुबह बहुत थका हुआ उठेगा, जैसे कि उसने सच्ची में ही पहाड़ चढ़ लिया हो। क्यों? कि दिमाग में सारे स्ट्रेस के सिग्नल गए। उस सपने की इंद्रियों ने जब अंदरूनी रूप से काम किया तब भी शरीर में बाहर की तरफ से वो रिएक्शन सारे हो गए, तो थक गए, तो प्राण शक्ति का नाश हो गया। लेकिन जब गहरी अवस्था में गए, जब अस्तित्व का अभाव हो गया पूरा, एक भी इंद्री काम नहीं कर रही थी, शरीर काम नहीं कर रहा था, कोई सपना भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा, जो गहरी नींद की अवस्था है, बिल्कुल 0 प्राण शक्ति नाश है। बल्कि उस समय सबसे ज्यादा प्राण शक्ति बढ़ती है। तो अब जैसे साइंस ने एक्सपेरिमेंट किए कि वो जो डीप स्लीप की थीटा स्टेट है, थीटा ब्रेन वेव्स जब चलती हैं उससे पता चल जाता है आदमी डीप स्लीप में है। तभी तो उन्होंने निकाला कि अलग अलग अल्फा बीटा गामा और थीटा, वो सब क्या अलग अलग वेव्स हैं। कोई सोने की अवस्था में कौन सा ब्रेन में वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आते हैं, और जागने की अवस्था में कौन से आते हैं, फिर डीप स्लीप में कौन से आते हैं वेव्स के वो आते हैं। तो उन वो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी के अंदर कितनी देर चल रही हैं, उससे उन्होंने ये निकाल लिया कि भाई एक आदमी सोता कितनी देर है, तो कौन सी वेव सपना कितनी देर देखता है, तो रैम स्लीप क्या है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या है, ये सब उन्होंने निकाल लिए। तो गामा थीटा डेल्टा वो सब वेव्स निकाल ली उन्होंने। तो वो जो वेव्स डीप स्लीप में सोते वक्त हैं, जो बिल्कुल गहरी में अस्तित्व के, वही समाधि में है, वही ध्यान में है, वही वेव्स निकल रही हैं। वही वेव्स तो शरीर पर 0 प्राण शक्ति के नाश हो रहा है उस वक्त, बल्कि प्राण शक्ति बहुत बढ़ जा रही है। तभी तो आप कई वर्ष जी लेते हैं। अगर सिर्फ ऐसे सोने से प्राण शक्ति का और भी नाश हो रहा होता सोने में, तो फिर तो इंसान जी ही नहीं सकता। जगते में तो नाश हो ही रहा है, सोते में भी हो रहा है। तो नींद सुखदाई होती है ना। निद्रा जो है वो एक सुख का कारण होती है, स्पेशली जिन लोगों को गहरी सी नींद आती है, अच्छी सी नींद आती है कि वो सोते नहीं है, ऐसा लगता है मर ही गए हैं। तो जिनको इतनी अच्छी नींद आती है तो उनके अंदर सुख की अनुभूति उतनी बढ़ जाती है। क्यों? प्राण शक्ति उतनी बढ़ जाती है। तो ऐसे है। सटल बॉडी अलग अलग डिमेंशंस में ट्रैवल कर सकती है, बट चेतना तो एक ही जगह पे रहेगी ना गुरुजी, एक समय पर। आई थिंक ये आपने जो क्वेश्चंस थे ना हमारे, के क्या एनलाइटेंड लोग अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकते हैं, उसके संबंध में शायद क्वेश्चन है कि सटल बॉडी अलग अलग डिमेंशंस में अच्छा ट्रैवल क्वेश्चन कर है ये। सकता है, बट चेतना एक ही जगह पे रहेगी। हाँ, तो अब उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम कहते हैं कि एक देशी होना मतलब टाइम एंड प्लेस बाउंड होना, टाइम एंड स्पेस से बाउंड होना, और एक होता है कि सर्वत्र होना। सर्वत्र होने का मतलब हो गया कि ओमनी प्रेजेंस रखना, सर्वत्र हो जाना। तो जब किसी की कोई योगी नहीं बना, जैसे सपोज है ना, तो उसकी चेतना शरीर में है, नहीं तो विचारों में है, नहीं तो किसी भावना में है, नहीं तो आगे पीछे की मेमोरी में है, किसी एक जगह है ना। देश काल बाउंड है, मतलब एक देशी है वो, टाइम एंड स्पेस बाउंड चेतना है। लेकिन जब बहुत समाधि लग जाती है, सब कुछ हो जाती है, तो चेतना की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। चेतना एक्सपैंड करके आत्मा के लेवल पे आ जाती है। तो आत्मा क्या है? सर्वज्ञानी है, सर्वत्र है। परमात्मा के लेवल पे आ जाती है। क्यों? परमात्मा सर्वत्र है। कौन सी वो जगह है जहां परमात्मा नहीं है? तो चेतना भी वही प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है, तो सर्वत्र हो जाती है। तो अब कहाँ नहीं है? कैसे कहेंगे कि चेतना इधर गई सटल बॉडी के साथ, वहां गई, यहाँ गई, इधर गई, उधर गई? किधर गई?
कहीं जाएगी ही क्यों जब सब जगह है? कोई चीज जाती कैसे है? एक जगह पे है और एक जगह पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि कोई चीज इधर से इधर जा रही है। अब जब कोई चीज सब जगह पर है तो कैसे जाएंगी? और सब जगह पे अगर आज भी आप देखो, आका छोड़ दो, चेतना भी छोड़ दो, आकाश तत्व भी तो सब जगह है। कहाँ है जहाँ आकाश तत्व नहीं है? हर चीज को एक दूसरे से बांधने का काम क्या करता है? आकाश तत्व करता है। आपके शरीर में जितना स्पेस है, दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस से लेकर आपकी दोनों किडनी के बीच में जो स्पेस है, या किडनी से हार्ट में जो स्पेस है, या दो इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेस है, तो स्थूल रूप में या आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है, तो हम अगर स्पेस से कनेक्ट हो जाएंगे, आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाएंगे, तो हर चीज से कनेक्ट हो गए एक ही बार में। तो उतना चेतना के लेवल तक भी जाने की जरूरत नहीं है। नीचे ही देख लो, तत्व में ही देख लो कि सब चीज से कनेक्टेड था आकाश तत्व। तो कहीं प्रेजेंस कहीं कहाँ है जहाँ आकाश तत्व नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सब चीज आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आकाश तत्व से जुड़ी रहती हैं। तो चेतना के अंदर जब आकाश तत्व की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जब चेतना आकाश तत्व से आइडेंटिफाई हो जाती है, तो वो सर्वत्र हो जाती है, हर जगह हो जाती है। तो जाएगी कैसे कहीं पे? तो हाथ में भी उस वक्त उतनी ही है जितनी किसी और में, या ब्रह्मांड के किसी पार, या किसी ग्रह में, किसी नक्षत्र में, किसी दूसरे लोक में, या कहाँ 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 नहीं है जो कहाँ, अब कहाँ नहीं है जो कहाँ चली जाएगी? तो ये है। किसी ने पूछा है नाभि उतारना क्या होता है? तब खाना डाइजेस्ट नहीं होता और फीट अलाइन नहीं होते, और सेहत दिन ब दिन खराब होती जाती है। हाँ, नस चढ़ जाती है, नस पलट जाती है। ऐसे नाभि में से जो भी नाभि ऐसे समझना चाहिए कि बहुत सारी नसों का एक बंडल है। तो अब आप उसके लिए आयुर्वेद पढ़ोगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा कि वो नाभि के अंदर से ना बहुत सारे नर्व पॉइंट्स निकल रहे होते हैं। तो अब वो नर्व पॉइंट्स सीधे सीधे जाने चाहिए थे, है ना, लेकिन कई बार हाँ उल्टी सीधी हरकतें करो, ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स करो, या फिर बहुत कोई वजन उठा लो, वजन उठाने का झटके से वजन उठा लो, कुछ ऐसी चीज़ें कर लो, या एकदम से पलट गए, सीधे से कुछ देखा नहीं, तो नस नस ना पलट जाती है अंदर से, वो नाभि के अंदर पलट जाती, दर्द होता है उससे, है ना। और कई बार दर्द एक्सटर्नली दर्द भी नहीं होता, तो वो हिस्सा जो है नाभि के नीचे का, वो एक ऐंठन जैसी आ जाती है उसके अंदर, है ना। पीरियड्स में भी हो जाता है कई बार ऐसा कि नाभि के नीचे की ना ऐंठन आ जाती है पीरियड्स में, इसलिए बोलते हैं वजन मत उठाओ या ऐसी चीज़ें मत करो, भाग दौड़ मत करो। बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल लेते हैं कई बार, और शरीर की हालत में कमजोरी, तो जिनका ऐसे कोर मसल्स जिसे कहते हैं ना जिम की भाषा में, कोर मसल्स जो होती हैं आपकी, आपके डायाफ्राम में ऊपर सेंटर पॉइंट से लेके और नीचे पूरा मूलाधार चक्र की जितनी भी आपके शरीर के अंदर मसल्स हैं, आपके वेजाइना तक या आपके लिंग तक जितनी भी मसल्स जा रही हैं, सब कोर मसल्स कहलाती हैं। तो वो पेट के हिस्से से जुड़ी हुई मसल्स हैं। अगर वो अच्छी होंगी, टाइट होंगी और आप मजबूत होंगी, तो नाभि नहीं चढ़ेगी। नहीं तो ऐसे नाभि ऐंठ जाती है, नाभि की मसल्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। शरीर के अंदर सबको हिल रहा है ना, सबको जितनी जगह है, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो डेफिनेटली आपकी शरीर की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। तो उसको उतारने का मतलब है कि उसको वापस सीधा करो, उसको वापस पोजीशन पे लाओ। अब ये तो वही वाली बात होगी, जैसे हाथ की हड्डी है, किसी की शोल्डर उतर जाए, तो शोल्डर का उतर जाना क्या है? हड्डी अपनी जगह पे होनी चाहिए थी, खिसक गई अपनी जगह से। तो ऐसे ही नाभि अपनी जगह से खिसक गई, ऐसे बोलते हैं, है ना, टेढ़ी हो गई जगह से। तो अब सीधा सीधा खाना पीना, डाइजेशन क्रियाएं सारे, जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सब कुछ सीधा सीधा फ्लो होने चाहिए थे, उसकी जगह हो नहीं पा रहे हैं। कई बार बोलते हैं ना कि आपने कंप्यूटर में जो वायर लगा रखी है चार्जिंग की, या फ़ोन में जो चार्जिंग की वायर लगा रखी है, वो बिल्कुल कई बार मुड़ मुड़ के कैसी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है, तो उससे करंट आ सकता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर आप उसको कॉइल्ड वायर बना दोगे, तो कॉइल्ड वायर की अलग वो है, और सीधी सीधी तार की एक अलग प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी बहने की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बहने का एक अलग रेट है और एक अलग तरीका है, जो कि कॉइल्ड वायर में नहीं होता। जो कॉइल्ड वायर में होता है वो सीधे वायर में नहीं होता। तो जो सीधी होनी चाहिए थी सीधी रह ले भाई, नहीं तो हाथ उतर जाएगा, शोल्डर उतर जाएगा, तो हाथ से सामान कैसे उठाओगे? तो शरीर की नॉर्मल क्रियाएं बिगड़ जाएंगी। एक और प्रश्न है माँ, साधना का सब्जेक्ट क्या होता है गुप्त नवरात्रि में और शक्ति साधना में? कामना पे और संकल्प पे डिपेंड करता है। ठीक, क्या
किस लेवल पे हैं और आप क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो आप अभी तामसिक लेवल के, थोड़ी सी तमस है और तामसिक लेवल के वो हैं, योगी हैं, साधक हैं, तो आपके गुप्त नवरात्रि का जो संकल्प रहेगा वो कैसा रहेगा कि मुझको ये शक्ति की प्राप्ति हो जाए, मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, मुझे कोई मंत्र पता चल जाए इस मंत्र की सिद्धि हो जाए। माँ से क्या मांगना चाहते हैं? माँ तो देने वाली बैठी है। आप उनके तामसिक स्वरूप से मांगना चाहते हैं, आप उनके राजसिक स्वरूप से मांगना चाहते हैं कुछ, या उसी शक्ति के, उसी माँ के सात्विक स्वरूप से कुछ मांगना चाहते हैं। तो आप क्या क्या संकल्प रखना चाहते हैं, क्या कामना रखने चाहते हैं, उसके बेसिस पे गुप्त नवरात्रि के वो रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, साधना के सब्जेक्ट रहते हैं। आप क्या मांगना चाहते हैं? ज्ञान मांगना चाहते हैं तो ज्ञान मांग लीजिए। गुप्त नवरात्रि में ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की साधना कर लीजिए, सबसे अच्छी है ना। और कुछ लोग जो सांसारिक चीज़ें मांगना चाह रहे हैं, वो उसके लिए कामना, कुछ और कामना पूर्ति करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग देवी देवता की पूजा करके अलग अलग सब्जेक्ट रख सकते हैं उसके। तो ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं, आपकी क्या कामना है, आप क्या चाहते हैं। अज्ञान अंधकार दूर करना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी निराकार परमात्मा की भी करना चाहते हैं तो फिर किसी भी वक्त कर सकते हैं। सिर्फ गुप्त नवरात्रि में शक्ति माँ से क्या मांगना, शक्ति के पार चले जाइए, शिव मांग लीजिए, वो भी एक तरीका है। तो आप किस लेवल पे हैं, क्या मांगना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन के साथ? ठीक है, आखिरी सवाल है माँ। आधुनिक समय में जब कामकाजी महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, तो क्या इससे किसी को कोई हानि पहुंचती है? ये तो बहुत वेग सा क्वेश्चन है। सब कुछ कर रही हैं तो उससे किसको क्या हानि पहुंचेगी, मतलब मेरी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। थोड़ा और क्लियरली पूछ सकते हैं कि क्या करने से क्या क्या हानि पूछ रहे हैं, क्या किसी को क्यों हानि पहुंचेगी। मतलब हम आजकल की उसमें अगर आप ये पूछ रहे हैं कि स्त्रियों को क्या हानि पहुंचती है, कामकाजी महिलाओं को क्या हानि पहुंचती है सब कुछ करने से, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की महिला है। आपको लगता है आप थोड़ी कम और कम शक्ति की और थोड़ी वीक महिला है तो मत करिए उतना सब कुछ, क्योंकि आपके शरीर को हानि पहुंचेगी, दिमाग को हानि पहुंचेगी, है ना। और क्या मतलब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं आया ठीक से कि, और अगर आपको लगता है आप पावरफुल महिला हैं तो आप खुद शक्ति माँ हैं, शक्ति स्वरूपा हैं, तो अब दुर्गा माता थोड़ी कहती है कि मुझे शेर पे बैठने से हानि हो रही है, कि मुझे तीर भाले पकड़ने से हानि हो रही है, या मुझे किसी राक्षस को मारने से हानि हो रही है, या मुझे संसार में लोग कुछ कुछ मांगते रहते हैं, कोई कोई बकरी मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मुझे देने से हानि हो रही है। तो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति स्वरूपा है, ठीक है। तो उससे क्या क्या हानि हो जाएगी किसी, हाँ गलत काम करेंगे तो चाहे आप स्त्री हैं चाहे महिला हैं सबको हानि हो जाएगी, है ना। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है माँ, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, अम, प्रणाम। और जैसा कि हमने बोला, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछिए, सीधा सीधा अच्छे से क्वेश्चन लिखा करिए, जिससे कि ठीक से समझ में आ जाए कि आप अपनी हानि की बात कर रहे हैं, किसी और की हानि की बात कर रहे हैं, है ना। और किसी के अच्छा कर्म कोई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे किसी को क्या हानि होगी, बुरा कर्म करेंगे तो हानि होगी सबको, ठीक है। और योगिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप इतना समय लगा के हमारे साथ ये सब कुछ बना रही हैं और दर्शकों के प्रश्न उठाती हैं, सब कुछ करती हैं, तो बहुत सारा काम के लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको भी। नमस्ते, जय शिवाय। माँ धन्यवाद आपका, थैंक यू। अरे नहीं।